ठीक है, हो गया। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो जैसा कि हम लोग आज सॉल्यूशन का जो हम लोगों का 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर को लाइव लेकर आए हुए हैं। आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 1 रहेगा आप लोगों का। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा जो कि समझकर आपको रखना है दिमाग में। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे मिक्सचर का। हम लोगों ने पढ़ा है कि मिक्सचर दो तरह का होता है, एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर है और एक आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर का दो टाइप है। होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है आपने दो सब्सटेंस को मिलाकर या मोर देन 2 सब्सटेंस को मिलाकर मिक्सचर बनाया। अगर उस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन आता है या यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आता है तो वो होमोजेनियस कहलाता है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है समझाया जाएगा। सबसे पहले तो होमोजेनियस का मतलब समझिए। जब भी बात होमोजेनियस की होगी हम लोग यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात करेंगे या यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये कंडीशन आपका होमोजेनियस का है। अब जरा इसको समझिएगा, क्या है यूनिफॉर्म कंपोजिशन और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए आप ए और बी को मिक्स कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो सब्सटेंस है, एक ए है और एक बी है। दोनों को आप मिक्स करके कोई भी मिक्सचर बना रहे हैं। तो मिक्सचर है तो मिक्सचर में दोनों का कोई भी रेशियो हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा। सपोज कीजिए कि ए को हमने लार्ज अमाउंट में लिया, ए को हमने लार्ज अमाउंट में लिया और बी को हमने उससे कम अमाउंट में लिया, लेस अमाउंट में लिया। तो जब आप बी को ए में मिक्स करेंगे, बी को ए में मिक्स करेंगे तो बी का जो प्रॉपर्टीज है, बी का जो प्रॉपर्टीज है वो ए में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ए में पूरी तरह से क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। अगर एक कंपोनेंट को आपने दूसरे में मिलाया जिसमें एक का अमाउंट ज्यादा है एक का अमाउंट कम है, तो जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है उसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह से लार्जर वाले अमाउंट वाले कंपोनेंट में पूरी तरह से क्या कर गया, डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज वर्ड यहां पर हम लोग यूज करते हैं और ये होमोजेनियस कंडीशन को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस बीकर में आपने वाटर लिया है ना, वाटर लिया, इसमें ऊपर से आपने शुगर को ऐड किया। शुगर आपका लेस अमाउंट में है, शुगर आपका लेस अमाउंट में है, वाटर आपका लार्ज अमाउंट में, शुगर आपका लेस अमाउंट में है, वाटर आपका लार्ज अमाउंट में है, वाटर आपका लार्ज अमाउंट में है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद एक मिक्सचर बनेगा, ऐड करने के बाद एक मिक्सचर बनेगा। अब जब आप कहीं से भी मान लीजिए इस पार्ट से हम वाटर को टेस्ट करें, इस पार्ट से वाटर को टेस्ट करें, कहीं से भी वाटर को टेस्ट करते हैं चम्मच लेकर, चम्मच से लेकर कहीं से भी वाटर को टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट में मीठा लगेगा, वो टेस्ट में मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शुगर को हमने वाटर में मिलाया, शुगर का प्रॉपर्टीज है स्वीट लगना, तो शुगर ने अपने प्रॉपर्टीज को वाटर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शुगर का अमाउंट कम था, वाटर का अमाउंट ज़्यादा था, जिसका अमाउंट कम था ज़्यादा अमाउंट वाले में जाकर अपने प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो यहाँ पर शुगर का प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो बोलेंगे ये मिक्सचर कैसा है, तो ये मिक्सचर कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर की बात तब आएगी जब प्रॉपर्टीज दूसरे कंपोनेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कंडीशन आपका होमोजेनियस का होगा। तो मिक्सचर में होमोजेनियस है जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है, इसके अंडर में ट्रू सॉल्यूशन आएगा। ट्रू सॉल्यूशन जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसको एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर बात करें पार्टिकल साइज का कि क्या पार्टिकल साइज रहेगा कंपोनेंट का, तो पार्टिकल साइज आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
सोल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज रहेगा ट्रू सोल्यूशन में वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें दो तरह का आपका सॉल्यूशन बनेगा, एक कोलाइड्स बनेगा, एक सस्पेंशन बनेगा। कोलाइड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, जिसमें एग्जाम्पल आपका मिल्क हो गया। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में पार्टिकल जो साइज होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। तो यहाँ से पार्टिकल साइज को आपको ध्यान में रखना है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन तीनों तरह में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो तीनों टाइप में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका आपके पास रहेगा। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, ट्रू सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, कोलाइड्स को डिनोट करेगा। ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है पार्टिकल साइज, तो सस्पेंशन को डिनोट करेगा। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये डेटा हमको ध्यान में रखना है, आगे काम आएगा, बट इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ट्रू सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, तो पहले हम सॉल्यूशन के डेफिनेशन से आते हैं। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है बहुत सिंपल सा कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वह आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, जब तक कोई भी मिक्सचर होमोजेनियस नहीं होगा, जब तक होमोजेनियस का कंडीशन अचीव नहीं होगा, तब तक कोई भी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ट्रू सॉल्यूशन की बात तभी करेंगे जब मिक्सचर आपका होमोजेनियस आएगा। अब हम लोग अगर बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन जहां पर मात्र 2 कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन में मात्र 2 कंपोनेंट हो, मिक्सचर हो 2 सब्सटेंसेस का, वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। मिक्सचर हो 2 सब्सटेंसेस, वह आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब इसमें 2 कंपोनेंट क्या क्या आने वाला है। एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट आएगा और एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट आएगा। ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी का मतलब मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस, जिसमें एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो हमेशा लार्ज अमाउंट रहेगा, यानी जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट लार्ज है वो आपका सॉल्वेंट है, और जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट लेस है वह सॉल्यूट को डिनोट करेगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन नोन एज सॉल्यूट। ऑलवेज सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, आपका सॉल्यूट का अमाउंट कम रहेगा। तो इस तरह से ध्यान दे, सॉल्यूशन में टोटल 2 कंपोनेंट की बात होगी, एक आपका सॉल्वेंट रहेगा, एक आपका सॉल्यूट रहेगा। जब आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो स्टेटमेंट को पढ़कर आपको समझना होगा कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट। अमाउंट दिया रहेगा, जिसका भी अमाउंट आपको ज़्यादा दिखेगा स्टेटमेंट में उसको आप सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे, जिसका भी अमाउंट आपको कम दिखेगा उसको आप सॉल्यूट कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन के पास 2 तरह का कंपोनेंट है। अब इस पूरे सॉल्यूशन में आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? अगर हम सब्स्क्रिप्ट के तौर पे शॉर्ट फॉर्मूला बनाने के लिए सब्स्क्रिप्ट के तौर पे 1 का यूज करते हैं तो 1 डिनोट करेगा सॉल्वेंट को, और 2 का यूज करते हैं तो 2 डिनोट करेगा सॉल्यूट को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर 1 यूज करें तो 1 डिनोट करेगा सॉल्वेंट को, 2 डिनोट करेगा सॉल्यूट को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट की, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करें और इसको शॉर्ट में लिखना हो तो m का मतलब मास, 1 का मतलब सॉल्वेंट, m1, ये शॉर्ट लिखने का तरीका रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो उसी तरह से m का मतलब मास, 2 का मतलब सॉल्यूट। ये बात आपको याद में रखना है। हमेशा इस चैप्टर में 1 कहीं भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हो रहा है तो वह सॉल्वेंट को डिनोट करेगा,
टू कहीं भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होगा, वह आपका सॉल्यूट को डिनोट करेगा। चलिए, तो अभी तक हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख चुके हैं। इस सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। होमोजेनियस का मतलब आपको समझा दिया गया है। हम लोगों को इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जहां पर दो ही कंपोनेंट पे बात करेंगे, एक सॉल्वेंट पे बात करेंगे, एक सॉल्यूट पे बात करेंगे। पहचानने का तरीका क्या रहेगा वो भी आपको बता दिया गया है। लार्ज अमाउंट, लेस अमाउंट, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और 1 और 2 कहां पर यूज करना है ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। छोटा छोटा डेफिनेशन अभी आएगा आगे। अब जिस टर्म पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो कंसंट्रेशन की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इसका मतलब हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे बात करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जनरली हर सॉल्वेंट का, कोई भी सॉल्वेंट हो, वाटर हो, बेंजीन हो, ईथर हो, पेट्रोलियम हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, हर सॉल्वेंट का अपना एक कैपेसिटी है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही अपने में डिसॉल्व करेगा। फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही अपने में डिसॉल्व करेगा, कुछ भी अमाउंट डिसॉल्व नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप एक बीकर में वाटर ले लें, एक बीकर में वाटर का कुछ गिवन अमाउंट ले ले, स्पेसिफिक अमाउंट ले ले, वाटर का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ले ले, एक फिक्स अमाउंट ले ले, और इसमें शुगर को ऊपर से ऐड करे, चीनी को ऐड करे, शुगर को ऐड करे। इनिशियली क्या होगा, शुगर घुलेगा, इनिशियली शुगर इसमें डिसॉल्व होगा। ओके, इनिशियली शुगर आपका डिसॉल्व होगा, बट अब कंटिन्यूसली शुगर को मिलाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो शुगर है वो घुलना बंद कर देगा, डिसॉल्व करना बंद कर देगा। मतलब आपने सॉल्वेंट के तौर पे वाटर लिया, इस वाटर का आपने जो भी अमाउंट लिया, जो भी फिक्स अमाउंट लिया, इस फिक्स अमाउंट वाले वाटर के पास जितना कैपेसिटी था शुगर को डिसॉल्व करने का, वह उतना डिसॉल्व कर चुका है, उससे ज्यादा डिसॉल्व वो नहीं कर सकता है। तो जितना अमाउंट शुगर का इसमें डिसॉल्व किया गया वह अमाउंट आपका सॉल्यूट का अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट। और इसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नाम देते हैं क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का अमाउंट आपने एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, ये आपका कंसंट्रेशन है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। कंसंट्रेशन की बात जब भी आएगी आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे ही बात करना है कि क्या सॉल्यूट का अमाउंट, एक बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, बिकॉज सॉल्वेंट का अमाउंट आपको गिवन रहेगा। तो कंसंट्रेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved, it is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent, in a given amount of solvent। ये आपका कंसंट्रेशन है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा, हेलो 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 सर, बट आई एम, चलिए कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स वाले ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज ये केमिस्ट्री की क्लास लाइव हो रही है, तो अभी कॉमर्स वाले ज्वाइन नहीं करेंगे। जो भी साइंस वाले हैं वो लोग ज्वाइन करें, ये कॉमर्स का क्लासेस नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिंपल सा आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे ही बात करना है। अब अगर बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या क्या मेथड है, उस मेथड पे आगे हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज, क्या क्या तरीका है कॉन्सेंट्रेशन को जानने का, समझने का, एक्सप्रेस करने का, क्या क्या तरीका है।
तो देखिए क्या क्या तरीका आपको दिया गया, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, जो कि 11th में आप लोगों ने नाम सुना है चैप्टर 1 में, मोलिलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये 5 तरह का तरीका आपको दिया गया, टोटल 5 वेज दिया गया कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। ये जो चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें आपका 3 चैप्टर है, एक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एक केमिकल काइनेटिक्स है। चैप्टर कुछ ऐसा है कि थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी बनाना है। न्यूमेरिकल से आप पीछे हट नहीं सकते, न्यूमेरिकल तो रहेगा एग्जाम में यहाँ से, और न्यूमेरिकल बनाने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखेंगे। तो अब ये जो टॉपिक स्टार्ट आपका होगा कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, ये जो 5 तरीका है, पांचों को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। तो ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा ये थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के ही होंगे, एनसीईआरटी के दायरे में ही रह के आपको करना है जो भी न्यूमेरिकल्स करना है, इन टेस्ट का, एक्सरसाइज का सारा। तो बारी बारी से सब पे हम बात करेंगे। तो पहले जो हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो हम लोगों का तरीका है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज पे। मास परसेंटेज क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। देखिए जरा मास परसेंटेज क्या है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। मास परसेंटेज आपका रेशियो है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मास ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंट के तौर पे। रेशियो ऑफ मास ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट एज अ परसेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एज अ परसेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका जो रेशियो हुआ, ये रेशियो मास परसेंटेज का है। अब इस डेफिनेशन को आप फॉर्मूला के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए, अगर हम लोगों को मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना है तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है पर्टिकुलर कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। यहां पर हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये सॉल्वेंट मेरा पर्टिकुलर कंपोनेंट हुआ। तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट को रेशियो में ऊपर की तरफ रख दीजिए, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए। एज अ परसेंट है तो इनटू 100 आ जाइए। अब आइए डेफिनेशन को समझिए। ये आपका रेशियो है, ये आपका रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपका P बाई क्यू के फॉर्मेट में है, रेशियो है। रेशियो में पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास ऊपर की तरफ रहेगा। पर्टिकुलर कंपोनेंट यहां पर सॉल्वेंट है, पर्टिकुलर कंपोनेंट आपका यहां पर सॉल्वेंट है, तो इसके मास को हमने ऊपर की तरफ रखा। नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, चूंकि एज अ परसेंट है तो इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट एज अ परसेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। फर्दर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहें तो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होता है। आप मास ऑफ सॉल्यूशन तभी निकाल पाएंगे जब मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड करेंगे इनटू 100 मास ऑफ सॉल्यूशन को स्प्लिट किया गया। फर्दर आगे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट दोनों का मास निकाल लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों का निकलेगा। ये आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब इसको शॉर्ट तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो भी ध्यान में आपको रखना है। m का मतलब मास, 1 का मतलब सॉल्वेंट, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू 100। ये शॉर्ट तरीका रहेगा फॉर्मूला को यूज करने का जब भी आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला को यूज करने का। शॉर्ट मेथड, ज़्यादातर शॉर्ट मेथड को ही यूज करेंगे, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है जब भी आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे। चलिए, अब उसी तरह से
आप मास परसेंटेज सॉल्यूट का लिखना चाहते हैं, उसी तरह से मास परसेंटेज आप सॉल्यूट को लिखना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट आपका अब सॉल्यूट हो चुका है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड में क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा, m का मतलब मास, 2 का मतलब सॉल्यूट, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू 100। ये आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट रहेगा, ध्यान देंगे। तो ये रहा मास परसेंटेज का फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के थ्रू ही हम लोगों ने डेफिनेशन बना दिया कि जो आपका रेशियो होगा, एक मास रहेगा पर्टिकुलर कंपोनेंट का टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और एज अ परसेंट है तो इनटू 100 लगा देंगे, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा मास परसेंटेज का, और उसी मैथमेटिकल फार्मूला को आपको डेफिनेशन में चेंज कर देना है। ओके, तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्लियर है सभी लोगों को? कमेंट कर सकते हैं जो भी लाइव है, जो भी लाइव जुड़े हैं। आज के क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया, जो लोग अब्सेंट थे उन लोग के लिए आज लाइव क्लास लिया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी हो आगे का टॉपिक तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज का क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगा अगले क्लास के लिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और सारा थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग आपको समझ में आया तो चैप्टर आपके लिए आसान लगेगा। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और क्वेश्चंस का फॉर्मेट आप समझिए किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 22 ग्राम बेंजीन C6H6, ये इन टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, इन 122 ग्राम CCl4 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ के ना डेटा निकालिए, क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन को बनाया गया है इन दोनों को मिलाकर, जहां पर बेंजीन आपका 20 ग्राम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 120 ग्राम है। इसका मास ज्यादा है, तो m का मतलब मास, 1 का मतलब सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 120 ग्राम। जिसका मास ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, वो सॉल्वेंट है। m का मतलब मास, 2 का मतलब सॉल्यूट, वो कितना ग्राम हो गया आपका 22 ग्राम। आप इस तरह से पहले लिख ले, है ना, डेटा को लिखने का आदत डाले, तभी न्यूमेरिकल आपके लिए आगे जाकर आसान बनेगा, है ना। अब क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, देखिए क्वेश्चंस का डिमांड है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना आपको। तो जब आप मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे, m2 बाई क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू 100 पुट कर दीजिए, 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो आएगा आपका परसेंटेज में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा, डेसिमल में ही आपको आंसर लाना है, वक्त तो करना पड़ेगा डेसिमल में लाने के लिए। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट में मिलेगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है, वर्डिंग थोड़ा अलग है बट यही कंटेंट है। तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो मास परसेंटेज पे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ, एक पैटर्न हुआ न्यूमेरिकल का। टोटल 3 तरह का पैटर्न हम लोग मास परसेंटेज पे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल का, जहां पर एक पैटर्न आपका इस तरह से रहेगा, जहां पर एक सॉल्वेंट दिया रहेगा, एक सॉल्यूट दिया रहेगा, दोनों का मास दिया रहेगा। आपको वहां से मास परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, या तो सॉल्यूट के लिए फाइंड आउट करना है या तो सॉल्वेंट के लिए, जो भी क्वेश्चन का डिमांड रहेगा।
चलिए, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। जो भी डाउट हो प्लीज रिप्लाई। सर ये क्लासेस फ्री रहेगा ना? जी हाँ, ये क्लासेस फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए मास परसेंटेज पे जो आपका अगला पैटर्न रहेगा, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, अ सॉल्यूशन कंटेन 20% ग्लूकोज बाई मास, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए। अब यहां पर कहीं भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि एक सब्सटेंस से दूसरे में डिसॉल्व किया गया है, उसका इतना मास है, इतना मास है, इतना ग्राम है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, कभी भी बाई मास लगा रहे, आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। बाई मास जिस भी कंपोनेंट के लिए लगा हुआ है वह आपका सॉल्यूट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाई मास जिस भी कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है, जैसे यहां पर बाई मास ग्लूकोज के साथ लगा हुआ है, तो ग्लूकोज आपका सॉल्यूट हो गया। 20% ग्लूकोज है तो आप यहां से मास ऑफ सॉल्यूट तुरंत लिख ले 20 ग्राम, यह हमेशा सॉल्यूट का वेट बताएगा। और तुरंत से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें, क्योंकि परसेंटेज में 100 होता है, तो 100 में से 20 माइनस कर दे तो ये आ गया आपका 80 ग्राम 80 ग्राम। ये डेटा निकालने का तरीका होगा। कहीं भी न्यूमेरिकल में आपको बाई मास दिख जाए, इस चीज को सोचिएगा। तो बाई मास जिस भी कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है वह आपका सॉल्यूट हो गया, सबसे पहली बात। और उसके साथ जो परसेंटेज आपको लगा हुआ है वो सॉल्यूट का मास हो जाएगा। 10% ग्लूकोज बाई मास रहता तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हो जाता, 100 माइनस 10 90 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो जाता। 30% ग्लूकोज बाई मास होता या 30% शुगर बाई मास होता तो फिर भी मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम होता, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 30 हो जाता। ये तरीका रहेगा। तो बाई मास को ध्यान में आपको रखना है, जिस भी कंपोनेंट के लिए है वो सॉल्यूट है और उसका जो भी परसेंटेज है वो सॉल्यूट का मास है। 100 से माइनस करके सॉल्वेंट के मास को ले आएंगे। अब क्वेश्चंस का डिमांड है मास परसेंटेज ऑफ आपका सॉल्वेंट निकालना है। तो सॉल्वेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट हुआ, सॉल्वेंट को ऊपर रखें, नीचे में टोटल कर दिए, इनटू 100 कर दिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पैटर्न बताने के पीछे रीजन है बाई मास को आपको बताना, क्योंकि आगे जब मोलैरिटी मोलिलिटी पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बाई मास का वर्ड आएगा, आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बाई मास हमेशा समझ के रखना है कि सॉल्यूट को ही ये इंडिकेट कर रहा है। जो भी परसेंटेज रहेगा उसको आप सॉल्यूट का मास ले लेंगे और 100 से आप माइनस कर देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला जो आपका मास परसेंटेज पे पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, टोटल 2 पैटर्न हो गया। एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि एक कंपोनेंट को दूसरे में डिसॉल्व करना है, ये आपका सेकंड पैटर्न रहेगा। ये आपका सेकंड पैटर्न रहेगा। अब चलेंगे हम लोग थर्ड पैटर्न की तरफ। थर्ड पैटर्न आपका क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, है ना। थर्ड पैटर्न है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ different elements present in सोडियम सल्फेट। ये थर्ड पैटर्न, बिल्कुल अलग पैटर्न। ना कोई सॉल्यूट है ना कोई सॉल्वेंट है, एक कंपाउंड आपको दिया गया है सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला Na2SO4 है। एक कंपाउंड आपको दिया गया है और उस कंपाउंड में आपको मास परसेंटेज निकालना है डिफरेंट एलिमेंट का। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। तो इस फॉर्मूले की अगर बात करें, एक बार फॉर्मूला हम यहां पर लिख लें, Na2SO4, गौर से देखिए। तो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या है, Na है आपका सोडियम, जानते हैं आप लोग, A से आपका सल्फर और O है आपका ऑक्सीजन।
ये आपका डिफरेंट एलिमेंट है। इन तीनों का मास परसेंटेज अलग अलग निकालना है। जी क्वेश्चन में डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालने बोला जा रहा है, तो सबका आपको मास याद रखना होगा। सोडियम का मास होता है 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ये एटॉमिक मास होता है, जो कि हम लोग एटॉमिक मास शुरू से पढ़ते आए। तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल मास निकालेंगे। टोटल मास निकालेंगे। सोडियम का 23 है, 23 लिखें, 2 टाइम्स है तो 23 इंटू 2, जितना टाइम्स रहेगा इंटू करेंगे। Na2 था तो 23 इंटू 2 हो गया, प्लस सल्फर का मास 32 है, 1 टाइम्स है तो सल्फर का मास हम लोग 32 रखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 23 इंटू 2, सोडियम का मास 23, 2 टाइम्स है तो 23 इंटू 2, प्लस सल्फर का मास 32, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, 4 टाइम्स है, 16 इंटू 4, 46, 32, 64। टोटल मास आपका आ जाएगा 142 ग्राम। टोटल मास आ गया। रिप्लाई मी सर प्लीज, वेयर आर यू फ्रॉम? रांची से हम लोग, रांची से हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। 142 ग्राम, ओके। अब आपका ये टोटल मास आ चुका है। अब आपको डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम लोग निकालने जाए मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो देखिए सोडियम का मास टोटल इस फॉर्मूला में कितना है, 46। इस फॉर्मूला में कितना है, 46। टोटल कितना आया, 142। टोटल आया 142, तो 46 बाई 142 जो टोटल हुआ इनटू 100 कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी परसेंटेज में आएगा आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको निकालना है। सल्फर को देखिए, सल्फर का मास इस फॉर्मूला में 32 है तो 32 लिखिए। टोटल मास वही रहेगा, इनटू 100 कर दीजिए, जो भी परसेंटेज में आएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है। ऑक्सीजन का टोटल मास यहाँ 64 है, डिवाइड बाय 142 कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, जो भी परसेंटेज में आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो आप लोगों को ध्यान में एक बात क्या रखना है कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, आप पहले फॉर्मूला से टोटल मास निकाल लेंगे। जैसा कि टोटल मास यहां निकाला गया, सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर का 32, 16 इंटू 4 जोड़ दिए, 142 ग्राम आ गया। डिफरेंट एलिमेंट में सोडियम था, सल्फर था, ऑक्सीजन का, सबका अलग अलग मास परसेंटेज निकालना था। तो इस पूरे फॉर्मूला में जैसे सोडियम का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो सोडियम का पूरा मास है 46, टोटल मास है 142, तो 46 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। उसी तरह से सल्फर का मास है देखिए 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। उसके बाद ऑक्सीजन का मास है 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। तो इस तरह से करके आप मास परसेंटेज, इस तरह से करके आप मास परसेंटेज को यहां से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मास परसेंटेज पे टोटल 3 तरह का क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, 3 तरह का क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ये मेथड, सेकंड ये मेथड, थर्ड ये आपका पैटर्न। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लासेस आपको वहां पर पढ़ाया गया था, जो कि आपको ऑनलाइन में भी बता दिया गया। जो लोग एब्सेंट थे वो एक बार जरूर वीडियो देख लेंगे। और आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम मोलैरिटी चलेंगे, मोल फ्रैक्शन चलेंगे। तो एक बार घर से जरूर पढ़ कर आइएगा 11th का कॉपी से, 11th की कॉपी में आपका होगा। और उसी तरह से थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट।